हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। तो आज मैं आपको किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ? आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइबरनेट और जेडीबीसी कनेक्शन के बारे में। तो इसमें आपको शायद, अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं जिसमें मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको सिखाती हूँ कैसे वो कोडिंग सीख सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग का ये 5th पार्ट है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। अभी तक हमने इतना कर लिया है कि हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन में हमने पेजेस बना लिए, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, और हमने वेलकम पेज बना लिया है स्प्रिंग एमबीसी में। और फिर स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया था, वो आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफी नॉलेज मिलेगा। ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे 3 चैनल और हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक है हीली और सोल। तीनों चैनल के जो लिंक्स हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे चैनल के पेज पे, चैनल जो ऑप्शन होता है उस पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे डेली मतलब मेरे पर्सनल ब्लॉग्स को देखने के लिए, तो आप ब्लॉग विद रेशु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी मेरे चैनल है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी एंड सपोर्ट फॉर मी। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैंने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, लेकिन उसका अभी तक मैंने कनेक्शन नहीं किया था डेटाबेस से। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज को डेटाबेस यानी मायस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, किस टेक्नोलॉजी का यूज करके, हाइबरनेट और जेडीबीसी। तो मैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगी और चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो अभी तक जो हमने इस प्रोजेक्ट को बना लिया है, पहले हम उसका ओवरव्यू लेते हैं कि अभी तक ये कितना बन चुका है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को अभी पहले रन करती हूँ, रन ऑन सर्वर, और मैं यहाँ पर इसे रन कर रही हूँ। इसकी कंसोल को भी मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। ठीक है। एक्चुअली ये अभी यहीं पर आ रहा है इक्लिप्स के ब्राउजर में, इंटरनेट ब्राउजर में। मैं इसको ऐसा करती हूँ कि मैं इसको सेट कर देती हूँ कि ये अपने वेब ब्राउजर में दिखे। ठीक है, तो मैंने सेट कर दिया और अब मैं फिर से इसे रन ऑन सर्वर करूंगी और ये हमें वेब ब्राउजर में दिखने लगा। अभी तक हमने क्या बनाया है? लॉगिन पेज बनाया है और रजिस्टर पेज बनाया है। और लॉगिन पेज में मैंने ये फंक्शनैलिटी बनाई है कि अगर मैं रेशु के नाम से इसे लॉगिन करूंगी तो ये वेलकम में जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम रजिस्टर करेंगे रेशु के नाम से तो ये वेलकम में जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अभी तक की फंक्शनैलिटी। अब हम देखते हैं इसके आगे, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हाइबरनेट और जेडीबीसी। तो हम हाइबरनेट और जेडीबीसी को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइबरनेट और जेडीबीसी होता क्या है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा आपको एक क्लिप्स दिखाती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी थियोरेटिकली कि हाइबरनेट और जेडीबीसी क्या होता है, इसके बीच में क्या कनेक्शन होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइबरनेट क्या होता है। देखिए, हाइबरनेट एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी एपीआई है जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन को या कोई भी एप्लीकेशन को, या हमारी एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी हम हमारी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल देंगे, तो हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से इजिली कनेक्ट करवाएगी। तो हमें क्या करना होगा, वो लो लेवल एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखनी होगी जैसे कि हम नॉर्मल जेडीबीसी में लिखते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट एपीआई का यूज करके हम अपनी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी की जो क्वेरीज हैं और इन सब जो स्टेप्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और इजिली हम उनको डेटाबेस से, हमारे वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइबरनेट जो है कैसे कनेक्ट करता है ये देखते हैं। यस, सो हाइबरनेट एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट
रिलेशनल मैपिंग के थ्रू, मतलब ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के थ्रू, ORM के थ्रू हमें हमारी जावा क्लास को डेटाबेस क्लास में कन्वर्ट, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, पहले तो जावा क्लास में हमें मैपिंग करनी होती है एंटिटीज के थ्रू, एंटिटी क्लास के थ्रू, और फिर वो एंटिटी क्लास जो है वो जेडीबी हाइबरनेट जो है फिर वो जेडीबीसी से कनेक्ट करके इंटरनली हमारे डेटाबेस से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो हम जो कोड लिखेंगे वो तो हम लिखेंगे सिंपल एक क्लास के फॉर्म में, पोजो के फॉर्म में, एक बीन क्लास बनाएंगे जिसमें हम हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कि फील्ड्स जो होंगी वो टेबल के कॉलम्स होंगे, और जो क्लास होगी वो होगी टेबल के नेम की तरह या एज अ टेबल। तो हम एक तरीके से एंटिटी क्लास बनाएंगे जिसमें हम फील्ड्स को कॉलम और क्लास को टेबल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी रिलेशनशिप हमारे टेबल में कॉलम्स और टेबल के बीच में है उनको हम क्लास में डिफाइन करेंगे। हाइबरनेट उन्हें पढ़ेगा, उसको फिर जब हाइबरनेट जेडीबीसी से कनेक्ट होगा तो जेडीबीसी उस इंफॉर्मेशन को लेगा अंदर ही अंदर अपने कोड के फंक्शंस के अंदर, वो उसे एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करेगा और हमारे डेटाबेस टेबल में सेव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन जो है हाइबरनेट से बात करता है, और हाइबरनेट जो है वो जेडीबीसी से बात करके जेडीबीसी डेटाबेस को हमारा डाटा पहुंचा देता है, और इसी तरीके से हम रिट्रीव कर लेते हैं। ये सिंपल से स्टेप्स हैं। अब मैं इन स्टेप्स, इस थ्योरी को मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें हाइबरनेट और जेडीबीसी को हमारे स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, हमें हमारे प्रोजेक्ट में हाइबरनेट की और जेडीबीसी की माईएसक्यूएल जेडीबीसी मतलब जो जेडीबीसी माईएसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट होगा तो कनेक्टर की हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी pom.xml फाइल में। तो डिपेंडेंसी कहाँ मिलेगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये हमारा मेवन रिपोजिटरी है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे हाइबरनेट। अब हाइबरनेट का जो सबसे पहला है ये कोर, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ये 5.6.3 फाइनल वर्जन को मैं लूंगी और इस डिपेंडेंसी को मैं कॉपी कर लूंगी। ठीक है, अब ये मैंने ये डिपेंडेंसी यहाँ कॉपी कर दी। इसके बाद इसे सेव करूंगी तो ये अपने आप ही इससे रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसी उसे ऐड कर देगा हमारे रिसोर्सेस में, लाइब्रेरीज में। यहाँ आप देख रहे हैं कि बैक यहाँ पे कंपाइल कर रहा है। ठीक है, ये हमारी डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। अब हम देखते हैं कि हम इसने हाइबरनेट, ये देखिए हाइबरनेट कॉमन एनोटेशन, JXB API, रन टाइम, ये कुछ डिपेंडेंसीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हाइबरनेट की प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो इसने ऐड कर दी। अब हमें क्या करना है, MySQL कनेक्टर भी ऐड करना है। MySQL कनेक्टर कैसे मिलेगा, MySQL कनेक्टर मिलेगा आपको ऐसे, यहाँ पर आपको डालना है MySQL कनेक्टर जावा और सर्च कर देना है। ये आपको MySQL जावा से कनेक्ट मिल जाएगा। सॉरी, और मैं ये लेटेस्ट वाला यूज कर रही हूँ। इसको कॉपी करेंगे हम सिंपल और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज हमने अभी कर दी। ठीक है, अब दो लाइब्रेरी हमें और ऐड करनी है, दो डिपेंडेंसी हमें और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें जो है, क्योंकि हम जावा 11 यूज कर रहे हैं तो हमारे साथ एक चीज है कि हमें हाइबरनेट की जो दो डिपेंडेंसी है जिनका नाम है, मैं पहले ऐड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये पहले से ही मैंने ये डिपेंडेंसी को लिख रखा है तो वो मैंने ये ऐड कर दी।
अब आप बोलोगे पहले से है तो हम कहाँ से लाएं? तो डोंट वरी, मैं ये सारा कोड गिटहब में भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डिपेंडेंसी। अब ये जो डिपेंडेंसी है XML बाइंड API की, ये वाली डिपेंडेंसी जो है जावा 11 में, मतलब एक क्लास है क्या क्या है उसे, ओके वेट मैं आपको शो करती हूँ। जो है ना JAX-IMPL, ये जो डिपेंडेंसी है ये जावा 8 के नीचे तक तो हमारे हाइबरनेट कोर के अंदर ही मिल जाती है, लेकिन अगर हम जावा 11 यूज करते हैं तो वहां पर हमें वो काम नहीं करेगी जो इसके साथ आती है कोर के साथ, इसलिए हमें ये वाली डिपेंडेंसी दो अलग से ऐड करनी होंगी, वही काम करेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी प्लेइंग। चलो अब हमने सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर ली जो भी हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में जरूरी है, वो हमने ऐड कर ली। और आपको ये कैसे मिलेंगी, आप चाहे तो इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है, या आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाली डिपेंडेंसी का नाम सर्च कर सकते हैं मेवन में, इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे, या फिर आप इसका नाम टाइप करिए और उसके बाद मेवन में डालिए, एंटर करिए। ये देखिए आपको मिल गई यहाँ डिपेंडेंसी, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसको ले लीजिए, जो भी डिपेंडेंसी आपको लेना है, जैसे ये लेना है इसको कॉपी कीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। ऐसे ही आप दूसरी वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। अब क्या करें हम, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस, पहले तो एक डेटाबेस रेडी करना है। अब डेटाबेस रेडी कैसे होगा देखते हैं। तो हमारे पास ये है MySQL। MySQL तो है हमारे पास, लेकिन हमें MySQL का जो है इसकी मतलब पहले पहले तो हमें इसको मैं एग्जिट कर देती हूँ और फिर से स्टार्ट करके बताती हूँ कि आप स्टार्टिंग से MySQL जब वर्क ब्रांच ओपन करेंगे उसमें कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज और, ये जो MySQL को कैसे स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसका यूजर बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपने एक वीडियो हाउ टू इंस्टॉल MySQL में एक्सप्लेन की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको MySQL इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप मेरे उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। ठीक है, तो MySQL में कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये सब आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको पहले तो मैं रूट में लॉगिन करती हूँ, और ये मेरा रूट लॉगिन हो गया। और इस रूट में लॉगिन करके हम सबसे पहले एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, एक ऐसा यूजर जो हमारी जो टू डू एप्लीकेशन है, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, उसका उसमें सारा ट्रांजैक्शन और सब कुछ परफॉर्म हो सके जिस यूजर के थ्रू। अभी जो मैंने लॉगिन किया है वो तो रूट यूजर है, लेकिन मैं एक सिंपल अलग से यूजर बनाना चाहती हूँ। तो वो यूजर कैसे बनेगा, तो यूजर बनाने के लिए हमारे पास SQL की दो कमांड है जो आपको MySQL वर्क ब्रांच ओपन करने के बाद, उसमें लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन SQL ऐड क्रिएट न्यू SQL, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस एक फाइल ओपन होगी, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपल कमांड में जो आपको शो कर रही हूँ इसको आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। लेकिन ये क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। ये क्या कर रहा है, ये कमांड क्रिएट कर रहा है एक यूजर को जिसका नाम है HB स्टूडेंट। मैं यहाँ पर इसे स्टूडेंट की जगह पर एक और नाम दे देती हूँ, HB यूजर। ठीक है, HB यूजर जो कि एट लोकल होस्ट, मतलब लोकल होस्ट MySQL में जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजर HB यूजर के थ्रू बना रहा है, और जिस HB यूजर को ये सारी एक्सेस हैं, मतलब पॉइंट ये जो ये लिखा है ना, इसका मतलब है कि यूजर को एडिट अपडेट क्रिएट डिलीट सबकी ऑप्शन, सारी प्रिविलेजेस मतलब सारी राइट्स हैं। ठीक है, ये दो जो आपको सिंटेक्स है ये आपको रन करने हैं अपने MySQL में। तो चलिए रन करते हैं।
बट पहले हमें ये कनेक्ट नहीं है, तो हमें पहले कनेक्ट होना पड़ेगा स्कीमा से। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और ये है हमारा कनेक्टेड वन। इसको ओपन करती हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करती हूँ। अब रूट यूजर कनेक्टेड है ना, तो आपको ये जो अनकनेक्ट दिख रहा था इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट यूजर को ओपन करना है और एक फाइल ओपन करनी है और उसमें ये कमांड डाल देनी है। तो अब मैं ये कमांड सीधे रन कर दूंगी। कैसे, ये बिजली जैसा सिंबल दिख रहा है ना, ये एग्जीक्यूट का सिंबल है, इस पे जस्ट क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आया है कि आपका ये यूजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करेंगे कैसे। हम पहले इससे एग्जिट हो जाते हैं और एग्जिट हो गए। उसके बाद हम MySQL वर्क ब्रांच को ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर दी। अब मैं क्या करूंगी, प्लस साइन है यहाँ पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी HB यूजर और ये रूट की जगह लिखूंगी HB यूजर। ठीक है, ये दो कमांड ये किया और इसके बाद ये टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगी HB यूजर। ठीक है, और मैं ओके करूंगी तो ये कनेक्ट हो गया। सक्सेसफुल कनेक्शन हैज मेड विद पैरामीटर डिफाइंड फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको ओके कर दूंगी। ये हमारा HB यूजर क्रिएट हो गया। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें दूसरा स्टेप करना है कि हमें एक यूजर टेबल बनानी है। ठीक है, तो जब हमारा HB यूजर जो है क्रिएट हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगी हमारे एप्लीकेशन के नाम का और उस डेटाबेस को हम यूज करेंगे हमारे एप्लीकेशन को बनाने में। ठीक है, तो मैं जो है पहला जो अपन सिंटेक्स लिखेंगे वो ये होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये इस तरीके से। इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको साफ दिखे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लाइन लिखेंगे। ये मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ कि आपको क्या सिंटेक्स लिखना है। अगर हमें एक टेबल बनानी है तो हमें क्या सिंटेक्स लिखना होगा। अब हम जो है यहाँ पर, ये मेरे पास एक सिंटेक्स है जो कि मैंने कॉपी किया है इंटरनेट से। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कॉपी पेस्ट बता रही हूँ, लेकिन हाँ, हम अब डायरेक्टली कितनी सारी कमांड्स है, कौन लिखते बैठा रहा है, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कमांड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, तो हमें डेटाबेस बनाना है HB यूजर के नाम से। नो सॉरी, हमें डेटाबेस HB यूजर के नाम से नहीं बनाना है, हमें बनाना है टू डू लिस्ट के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, टू डू लिस्ट। अब इसमें हमें क्या बनानी है, टेबल यूजर के नाम से। अगर पहले से कोई टेबल है तो उसे हम ड्रॉप कर देंगे। तो अभी तो नहीं है। ये जो सिंटेक्स लिखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर, तो ये सिंटेक्स तब यूज करेंगे जब हमारे पास अगर पहले से कोई यूजर टेबल है, हमारे पास नहीं है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हटा दिया। उसके बाद ये रिफाइनमेंट है। अगर आपके पास पहले से कोई कोड है तो उसको रिफाइन कैसे करना है, अपने यूज के लिए उसे कैसे बनाना है, वो दिखा रही हूँ। तो हमने हमारे डेटाबेस का नाम चेंज किया। अब हमारे यूजर नाम की जो टेबल है उसमें कितनी सारी चीजें हैं। हमारे यूजर नाम के टेबल में ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, लेकिन और भी चीजें हैं। जैसे कि हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ और यहाँ हमारी, एक है हमारा यूजर नेम, दूसरा है हमारा पासवर्ड। दो चीज और लेंगी हम इसमें। प्राइमरी की क्या है, ID,
अब जो ये लिखा है varchar 45, इसका मतलब ये है कि इस फर्स्ट नेम में हम 45 कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होगी। अगर कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी तो वो नल होगी। ठीक है। आईडी की वैल्यू कितनी, आईडी इंटीजर 11 के, इसमें 11 कैरेक्टर्स आईडी के आ सकते हैं और ईमेल में 45। ठीक है। ईमेल में मैं एक्चुअली 100 कर देती हूँ क्योंकि ईमेल लंबा भी हो सकता है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी आईडी। ठीक है। चलो, तो इसमें कैरेक्टर सेट हमने लैटिन 1 डाला। अब ये इसका क्या मतलब है कि किस कैरेक्टर सेट बहुत डिटेल चीज है, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये एक तरीके से एनकोडिंग सिस्टम का टाइप है कि किस टाइप की एनकोडिंग सिस्टम होगी, डिफॉल्ट एनकोडिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम, हमारे डेटाबेस में। तो अब हम इस कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट, हमारा डेटा, ये हमारी डेटाबेस कमांड मतलब डेटाबेस बनाने के लिए जो हमने क्वेरी लिखी है वो ये है। अब मैं इसको रन करूंगी, ये हमारी डेटाबेस टेबल बन गई। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा डेटाबेस तो बन गया। अब इसको देखने के लिए कि ये बना है नहीं, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये टेबल, यूजर, ये कॉलम्स, ये हमारे सारे कॉलम्स बन गए। तो इतना हो गया। अब देखते हैं, हम जावा कोड पे चलते हैं और हम बनाएंगे अब जावा, मतलब अब हम जावा में हाइबरनेट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो वो स्टेप्स देखेंगे। इसको अभी मैं क्लोज करती हूँ सारी चीजें। और हाँ, सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को हाइबरनेट से कनेक्ट, हाइबरनेट एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने, मतलब हाइबरनेट का एपीआई का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें pom.xml में हाइबरनेट की डिपेंडेंसी को, तो शायद मैंने बता दिया आपको, हाइबरनेट की तो ऐड कर दी, लेकिन हमें 2 डिपेंडेंसी और ऐड करनी होंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। आपके पास अगर ये डिपेंडेंसी आपको नहीं मिल रही है तो मतलब आपको सीधे सिंपल क्या करना है, ये जो मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ आप पॉज कीजिए और इसको ऐड कर दीजिए एज इट इज। ठीक है। और ये, तो हमने ये डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप, ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंसी ऐड करने का स्टेप। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभी एक फाइल ऐड करेंगे। और फाइल ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ जनरल पे जाके फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ हम hibernate.cfg.xml ये फाइल ऐड कर देंगे। ठीक है। हमारे जो हमारा सोर्स फोल्डर के रूट में हमें ये डालना है। ठीक है। ये फाइल क्रिएट करनी है। अब इस फाइल में हमें क्या लिखना है, ये जो है मैं अपने रिपोजिटरी पे, जो गिटहब रिपोजिटरी, वहां पर भी एक प्रोजेक्ट अपलोड करूंगी, तो वहां मिल जाएगा ये क्या लिखना है। सिंपल है कि इस फाइल में हमें जेडीबीसी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होता है। ठीक है। क्योंकि हाइबरनेट क्या करता है, जावा से बात करता है और फिर इस तरफ तो वो जावा से, ये पिक्चर है ना मेरे पास में, आपको शो करा था। हाइबरनेट क्या, हमारी एप्लीकेशन हाइबरनेट से जावा के थ्रू बात करती है और हाइबरनेट जो है डेटाबेस से जेडीबीसी के थ्रू बात करता है। हाइबरनेट और जेडीबीसी बीच में एक दूसरे से बात करते हैं, बट हमें नहीं पता चलता कि जेडीबीसी का कोई एसक्यूएल क्वेरी वगैरह हम नहीं लिखते, हम तो जावा कोड लिखते हैं प्योर सिंपल। और ये जो है हाइबरनेट, उसको लो लेवल एसक्यूएल क्वेरीज और उसमें बदल कर और वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जेडीबीसी ड्राइवर क्लास को डिफाइन करना है। ये जो ड्राइवर क्लास है वो pom.xml में मैंने जो ये MySQL कनेक्ट दिया, इसमें ये क्लास डिफाइन है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्लास डिफाइन कर दी हमने, URL डिफाइन कर दिया, जेडीबीसी MySQL URL। इसमें जो है ये हमारा डेटाबेस का नाम ये है टू डू लिस्ट, ये हमने डिफाइन कर दिया। पोर्ट नंबर 3306 लोकल होस्ट। और यहाँ पर जो हमारे यूजर हैं, जो हमने यूजर बनाया वो है DB यूजर, HB यूजर और HP यूजर पासवर्ड है। इसी तरीके से हमने यहाँ शो एसक्यूएल लिखा है ट्रू, इसका मतलब जब हम रन करेंगे तो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्वेरीज दिखेंगी। और यहाँ पर पूल साइज 1 लिखा है क्योंकि ज्यादा लोग, अभी ये सब मैं लोकली यूज कर रही हूँ। इस फाइल को
सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सेव हो गया। इसके बाद जल्दी से 2 पैकेजेस बनाते हैं हम। एक पैकेज का नाम दूंगी मैं com.todo.dow। डाउ लेयर बनाऊंगी मैं। सारी लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर आपको सिखा रही हूँ इसमें, ताकि आपको फ्रंट टू एंड, मतलब बिगिनिंग टू एंड सब कुछ पता हो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्लास मैं ले रही हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको सिखाऊंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे क्लासेस को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए और बस इंटेलिजेंट बन जाइए। तो ये एंटिटी क्लास, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगी जिसका नाम रखूंगी मैं यूजर, और ये जो एंटिटी क्लास होगी वो एक तरीके से टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं ये जो बोल रही हूँ ये एक्चुअली जो है आपको समझ में आया। मैंने आपको क्लिप में बताया था ना कि कैसे हम टेबल जो हमारी क्लास है उसको टेबल से कनेक्ट करेंगे। तो अब मैं उसको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ठीक है, तो हमने एक यूजर क्लास बनाई। अब इसको टेबल बनाना है, इसके लिए हमें यहाँ पर टेबल एनोटेशन लगाना होगा। और इस टेबल एनोटेशन में मैं अगर आपने अपनी क्लास का नाम सेम रखा है अपने टेबल के नाम की तरह, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो लेटर कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस है या कुछ भी डिफरेंस है, तो आपको यहाँ अपना टेबल का एग्जैक्ट नाम डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये हमने परसिस्टेंट क्लास को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक और एनोटेशन लगाना होगा, एंटिटी। ठीक है, एंटिटी एनोटेशन, जिसकी वजह से ये एंटिटी क्लास बन जाती है। और इसके बाद अब हम इस क्लास में कुछ फील्ड्स डिफाइन करेंगे ताकि हमारे पास कॉलम से का कनेक्शन चाहिए। ये तो टेबल का कनेक्शन हो गया, अब कॉलम से भी तो कनेक्शन होना चाहिए। हम डिफाइन करेंगे पहला आईडी, दूसरा था फर्स्ट नेम, आईडी फर्स्ट नेम। अब मैं इसको ही कॉपी करती जाऊंगी और एडिट करूंगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी फील्ड। अब इन फील्ड को हम कॉलम कैसे बनाएंगे? हमें यहाँ पर एनोटेशन लगाना होगा, कॉलम एनोटेशन। ठीक है, और एक और एनोटेशन, क्योंकि ये आईडी है तो मैं यहाँ लगाऊंगी आईडी एनोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉलम एनोटेशन मुझे हर फील्ड के आगे लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी हर फील्ड एक कॉलम है। ठीक है, तो ये मैंने हर फील्ड के आगे ये कॉलम एनोटेशन लगा दिया। देखिए, मैं आपके साथ ही साथ कोड लिख रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, आपको भी टाइम मिलेगा उतना कुछ लिखने का। ठीक है, इसीलिए मैं साथ साथ चल रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, पब्लिक कंस्ट्रक्टर यूजर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी मैं यहाँ पर, एक हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक मैं बनाऊंगी पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आईडी हटा देंगे और बाकी सबसे कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स। सोर्स पे क्लिक करेंगे और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे, टू स्ट्रिंग मेथड, और इसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ये हमारा क्लास, वो जो क्लास बनकर रेडी हो गई, बीन क्लास, जो कि हमारे टेबल का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। यूजर क्लास क्रिएट करने के बाद मैंने ये डाउ लेयर में एक कनेक्शन क्लास क्रिएट की है। इस कनेक्शन क्लास का काम क्या है,
ये हाइबरनेट फाइल का यूज करके हमारे जेडीबीसी से कनेक्शन क्रिएट करती है और डेटाबेस में हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, ऐड करती है, डिलीट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अब ये कनेक्शन क्लास का जो कोडिंग है, मैंने कई बार इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार डिलीट हो जाता है, इसलिए मैंने अब इसे एज इट इज ये रखा है और आप इसको देख सकते हैं और इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मेरा काफी सारा समय बर्बाद हो गया इसे बार बार रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो अब इतना हो गया, ये कनेक्शन क्लास बन गई। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर, हाँ, इसके बाद क्या करूंगी, कनेक्शन क्लास बनने के बाद अब इसे कनेक्ट करना है, मतलब इसको यूज करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले हमें डेटाबेस में हमें यूजर एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर डाउ बनाएंगे एक क्लास। ठीक है, इस रजिस्टर डाउ क्लास में अभी मैंने फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वो फिर मेरा लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या हुआ, मैंने रजिस्टर मेथड को ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। इस रजिस्टर मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं जो जब हमें हाइबरनेट से कनेक्ट करना होता है, पहला हमें कनेक्शन डिफाइन करना होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ये हमने बना दिया कनेक्शन क्लास का। फिर उस कनेक्शन से हमने सेशन को क्रिएट सेशन, जो ये मेथड मैंने बनाई है, इस मेथड को कॉल करूंगी और फैक्ट्री ये करंट सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और उसके बाद इस सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन को बिगिन करूंगी, अपना स्टेप परफॉर्म करूंगी, अपडेट एडिट अपडेट और जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उस टाइप का यहाँ पर मुझे सेव करना है यूजर इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में, तो मैं सेव मेथड को कॉल करूंगी और फिर ट्रांजैक्शन को कमिट कर दूंगी। ठीक है, ये स्टेप्स है और फिर फाइनली मैं फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दूंगी। तो ये फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। अब क्या करना है हमें, हमारे रजिस्टर जेएसपी जो है, यहाँ पर मैंने ये जो है ये भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो अपने आप ही रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। लेकिन अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं, तो हमें यहाँ पर भी 5 फील्ड्स होनी चाहिए। वो आईडी की हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये सेव होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये फील्ड्स यहाँ पर मेंशन की है। अब इन फील्ड्स को मैं कंट्रोलर क्लास में यूज करूंगी। ठीक है, चलिए, तो इन फील्ड्स को कंट्रोलर क्लास में यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर यूजर यूजर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस मेथड में पैरामीटर की तरह यूज करना होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पहले तो इस यूजर, क्योंकि मैंने यूजर की, ये देखो, ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास कुछ सेटर्स हैं, सेट यूजर नेम, सेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम, सेट पासवर्ड, सेट ईमेल। तो हम इन सेटर्स का यूज करके हम जो है हमारी वेब पेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमें उसे सेट करना है। मैं सीधे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये गेट किया और इसमें सेट कर दिया। ठीक है, अब ये सेट कर दिया। अब क्या करूंगी मैं, ये जो रजिस्ट्रेशन डाउ मैंने बनाई है क्लास, इसमें मैंने हमारी ये मेथड डिफाइन की है जो कि हमारे यूजर को क्रिएट करती है, तो उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करेंगे। ये मैंने ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया रजिस्टर डाउ का। ठीक है, अब इस रजिस्टर डाउ ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे और इसमें हम क्रिएट यूजर मेथड को कॉल कर लेंगे और इसमें हम यूजर ऑब्जेक्ट को दे देंगे। जब यूजर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हम मॉडल एट्रीब्यूट में यूजर को भेज देंगे। ये हमारा मॉडल एट्रीब्यूट हो गया और फिर हम वेलकम को कॉल रिटर्न कर देंगे पेज को। हमें अब ये हटा देना है। ठीक है, हमारा वेलकम रिटर्न हो गया और यहाँ पर हमें यूजर देना है बस। ठीक है, यूजर। अब जब हमने ये मॉडल मेथड में मॉडल ऑब्जेक्ट में यूजर को सेंड कर दिया और ये हमारी वेलकम, अब देखते हैं। ठीक है ना, अब हमारा एंड टू एंड सोल्यूशन बन गया है। अब देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे सेव करती हूँ
और अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ फाइनली, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गई, तो आपको वेट बहुत करना पड़ा, बट आई होप कि सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो अब हमें रजिस्ट्रेशन को टेस्ट करना है, तो हम सीधे इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और हम रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए आप यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं डालूंगी रेशु। फर्स्ट नेम में मैं डाल देती हूँ महोबिया, मेरा सरनेम महोबिया है। उसके बाद मैं डाल देती हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ अभी तो मैं। पासवर्ड में भी मैं टेस्ट डाल देती हूँ, ईमेल एड्रेस में मैं टेस्ट ये डाल के अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखती हूँ ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, क्लिक किया मैंने और हमें वेलकम पेज तो आ गया। अभी हाँ, मेरा एक स्टेप रह गया था। चलो डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटाबेस में हमारा इंफॉर्मेशन शेयर हुई है या नहीं। ये हमारा डेटाबेस है, इसको मैं, ये यूजर कॉलम है, टेबल है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन, नहीं पहले मुझे रिफ्रेश करना होगा। नहीं आया है, इसका मतलब है कि हमारे कोड में कहीं गलती हुई है। तो अब वो देखते हैं। तो ये क्यों नहीं कनेक्ट हुआ? ये अच्छा हुआ कि ये कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक मैथ कॉलम क्यों नहीं कनेक्ट, क्यों एक दूसरे से मैच नहीं किए। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दी थी जानबूझकर, जैसे कि मैंने यहाँ टेबल पे नेम डिफाइन किया था यूजर, कि आपको एहसास हो, पता चले, तो इसीलिए ये यूजर टेबल से तो कनेक्ट हुआ, लेकिन कॉलम उसको नहीं मिले। देखो मैं आपको दिखाऊं, एरर मैसेज जो हमारी लॉग है इसमें ये देख रहा है कि अननोन कॉलम फर्स्ट नेम इन द फील्ड लिस्ट। इन्होंने टेबल तो गेस कर ली कि यूजर नेम है, कनेक्शन भी स्टेबलाइज्ड हो गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर आप लॉग देखेंगे तो यहाँ पर कनेक्शन पूरा इंस्टेबलाइज्ड हुआ, लेकिन उन्हें ये फील्ड नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमारे जो डेटाबेस है उसमें फील्ड है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और हमने जो यूजर क्लास में जो हमने फील्ड पास किए वो है फर्स्ट नेम। इसलिए तो हमें क्या करना था, हमें इस तरीके से कॉलम्स के आगे भी हमें ये नेम डिफाइन करना था उसका, जो कि डेटाबेस टेबल में उनका नाम है, तभी वो उस फील्ड में सेव करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नेम डिफाइन कर देती हूँ और अब देखेंगे आप कि ये इंफॉर्मेशन सेव होगी। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमें अंडरस्कोर करना है, क्योंकि हमने हमारे वहां पर नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अंडरस्कोर लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया और बाकी हम मैच कर लेते हैं, यूजर नेम पासवर्ड में अंडरस्कोर नहीं है। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दिया मैंने, रन ऑन सर्वर करती हूँ। अब देखते हैं कि ये सेव होता है या नहीं। ये हमारा पेज आया, ये हमने क्रिएट रजिस्टर पेज पे गए, क्रिएट, ये हमारा कनेक्शन स्टेबलाइज्ड होगा, क्लीनिंग कनेक्शन। यहाँ अब एरर नहीं आई। अब हम देखते हैं डेटाबेस में, और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और सिलेक्ट रो। तो अब देखिए हमारे डेटाबेस में टेबल में इंफॉर्मेशन आ गई। और इसे मैं जूम कैसे करूँ? ये जूम करने का मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कैसे बताऊँ? बट आप देख सकते हैं, इससे हो जाए शायद। यहाँ तो सर्च होता है, मुझे जूम नहीं आता है माई एसक्यूएल में कैसे करते हैं, बट मैं जल्दी इसको भी सीखूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे हम जूम कर सकते हैं। बट अभी आप अगर देख सकते हैं तो कैसे बताऊँ, कोशिश करती हूँ कुछ करने की। हाँ, यहाँ देखिए ये जो मैंने फॉर्म एडिटर फील्ड टाइप,
रिजल्ट ग्रिड, ये मुझे नहीं आ रहा है जूम करना। अब जब हमने ये मॉडल मेथड में मॉडल ऑब्जेक्ट में यूजर को सेंड कर दिया और ये हमारी वेलकम, अब देखते हैं, ठीक है ना, अब हमारा एंड टू एंड सोल्यूशन बन गया है। अब देखते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे सेव करती हूँ और अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ फाइनली, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गई तो आपको वेट बहुत करना पड़ा, बट आई होप कि सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो अब हमें रजिस्ट्रेशन को टेस्ट करना है, तो हम सीधे इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और हम रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए आपको यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं डालूंगी रेशु, फर्स्ट नेम में मैं डाल देती हूँ महोबिया, मेरा सरनेम महोबिया है। उसके बाद मैं डाल देती हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ अभी तो मैं, पासवर्ड में भी मैं टेस्ट डाल देती हूँ, ईमेल एड्रेस में मैं टेस्ट ये डाल के अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखती हूँ ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, क्लिक किया मैंने और हमें वेलकम पेज तो आ गया। अभी हाँ, मेरा एक स्टेप रह गया था। चलो डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटाबेस में हमारा इंफॉर्मेशन शेयर हुई है या नहीं। ये हमारा डेटाबेस है, इसको मैं, ये यूजर कॉलम है, टेबल है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन, नहीं पहले मुझे रिफ्रेश करना होगा, नहीं आया है। इसका मतलब है कि हमारे कोड में कहीं गलती हुई है, तो अब वो देखते हैं।